नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर मनीष त्रिवेदी हैं, जो कि युवा डॉक्टर है और IMA के सचिव भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहला सवाल देखिए डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस जैसी बीमारी चल रही है, एक अदृश्य शत्रुओं के बीच में हम लोग घिरे हुए हैं और एक तरह से 3 महीने का कर्फ्यू लगा दिया था, संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है और लोग जो है कहीं ना कहीं डरे होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के इस फैसले को लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं थे उस समय। जी। आप एक संस्थान को चलाते हैं, आप एक बेहतरीन डॉक्टर के तौर पे हैं रायबरेली में। कैसे आपने इन चुनौतियों का सामना किया, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए। जी। एक्चुअली में जैसे कोरोना के विषय में सभी लोग जानते हैं कि ये एक वैश्विक महामारी है जी, और इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था जी। हम इसका बीमारी ये कैसी है और ये इसका रोकथाम क्या है, इसके विषय में भी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी, न जागरूकता है थी। तो उसको देखते हुए ये लॉकडाउन हुआ और उसमें हम सब लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आया कि ये बीमारी क्या है, इसके उपचार क्या हैं और धीरे धीरे क्या है कि इसको बचाव कैसा है। उपचार के विषय में तो देखा जाए तो अभी तो इतना कोई परफेक्ट उपचार नहीं आया है, बट बचाव के लिए जो है जरूर है। अब मैं एक संस्था चलाता हूँ, साथ साथ में मैं IMA का सेक्रेटरी भी हूँ। तो इस ड्यूरेशन में जो हमारे जो तैयारी के लिए, जैसे बताया कि आपके ये 3 महीने किस लिए रखे गए, क्योंकि तैयारी करना था। बिल्कुल। तो उसको मैंने पूरा देखा इन 3 महीने में और मैंने उसमें पूरा फुल्ली पार्टिसिपेट भी किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये हुआ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को भी बचाए और साथ साथ में समाज को बताए। बिल्कुल। उसमें डॉक्टर्स को बचाने के लिए, समझाने के लिए सबसे पहले इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की जो है ट्रेनिंग देना के लिए शुरू किया गया, जिससे कि पहले हमारे जितने डॉक्टर्स हैं वो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए ट्रेंड हो, साथ में हमारे पूरा स्टाफ ट्रेंड हो, इसके लिए जो है पूरा किया गया। IMA की तरफ से साथ में CMO और हमारे जो जिला चिकित्सालय उनके एसोसिएशन से हम लोग ग्रुप्स बनाए और उसमें जो है डॉक्टर्स को जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए समझाया गया। साथ साथ में जब देखा गया कि फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, सोशल डिस्टेंसिंग और इनको लेकर के, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू हुई। इस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने पूरे डॉक्टर्स को भी एक सुरक्षित रखने के लिए ये ट्रेनिंग शुरू किया। उसी समय समाज को लेकर के, समाज में उस समय ऐसा था कि काफ़ी लोगों को खाने के लिए भी नहीं कुछ मिलता था। तो हमारे एसोसिएशन ने लगभग 15 से 20 दिन और 1 महीने तक हमारे ये सुपरमार्केट में जो पूरा खाने का जो चलता है, भंडारा चलता है, उसको पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड किया गया। और लगातार वो हमारी तरफ से, IMA की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। लंच पैकेट्स लगातार चलते रहे। उसके बाद हमारा जो ये देखा, जब प्रवासी मजदूर मई और जून के जो महीने में इतने कड़ी धूप में जो आते थे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हेडक्वार्टर ने देखा कि जो है जो भी ये प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो सब डिहाइड्रेट हो रहे हैं और इनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उन्होंने एक नेशनल लेवल पे न्यूट्रिशन कियोस्क प्रोग्राम शुरू किया। और उसमें हम लोगों ने एक, जैसे रायबरेली ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने जो है सिविल लाइंस पे एक कैंप लगाया और शुरू में हमने IMA के जो फंड्स होते हैं उससे जो है उसमें जैसे जूस हो गया, छाछ हो गई, पानी की बोतल्स हो गई, कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का हो गया, इस तरीके से शुरू किया। लेकिन इस चीज को देखते हुए डॉक्टर्स ने, हमारे साथ जितने भी रायबरेली के डॉक्टर्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसमें आप बिलीव नहीं करिए, हमारा लगभग ये 1 से 1.5 महीना ये प्रोग्राम चलता रहा। और उसमें 1 दिन 2 दिन के अलावा सभी डॉक्टर्स ने बोला कि आज हमारे डे का कर दीजिएगा, आज हमारे डे का कर दीजिएगा, और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के पैसे कंट्रीब्यूट किए और पूरा IMA परिवार ने उसको पूरा अपने हाथों में लिया और बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ। इनिशियली 300 से 400 तक मजदूरों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया पर डे। जो आते थे उधर से, कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है, कोई डायरेक्ट सिविल लाइन से, कोई रोड से ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं पूरी फैमिली के, उनको रोक करके उनको एक प्रॉपर पोजीशन में वहां पे पुलिस के माध्यम से भी बैठा करके अच्छे से उनको
नाश्ता करवाया जाता था और फिर उनको पुलिस वाले जो है एक प्रॉपर जो कोई साधन वहाँ से आ जा रहा है उनको बैठा करके वहाँ से उनको अपने जगह पर भेजने के लिए पूरा प्रयास करते थे। और ये पूरी प्रक्रिया चलती रही। जब देखा गया कि 1 या 2 मजदूर आ रहे हैं तब उसको बंद किया गया। तो ये एक रहा। दूसरा, IMA ने हमारे इस फेज़ में एक्चुअली में क्या है कि प्रशासन से इतने जल्दी ऑर्डर्स चेंज होते थे, उस चीज़ को समझना भी बहुत बड़ा था और सब डॉक्टर्स में बहुत टेंशन का माहौल था इस चीज़ को लेकर के कि इसको कैसे हम फेस करें, क्योंकि इसमें ये होता था कि हम करें भी और ना भी करें, कर भी रहे हैं तब भी फंस रहे हैं, ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, बट करने में भी डर लगता था और ना कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पेशेंट फोन कर रहे हैं और ये सब होता था। असमंजस की स्थिति में सभी पूरा हमारा डॉक्टर पूरा ग्रुप था। तो उस कंडीशन को देखते हुए हमारे डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट होना शुरू हुए और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले DM साहिबा जो सुब्रा सक्सेना मैडम थी उनके पास जा करके पेड क्वारंटाइन के लिए बात की, क्योंकि जब उस समय बड़े बड़े शहरों में शुरू हुआ था पेड क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन के लिए मैडम से बात हुई और धीरे धीरे जो है वो मैडम ने बोला भी कि हम इसको देखते हैं। फिर हम लोगों ने बटोही में जा करके वहाँ के हर एक कमरे का परीक्षण किया कि ये सब किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता और इतना फीजिबल हो कि कोई भी आदमी वहाँ पे 10 से 15 दिन रहे तो उसकी पॉकेट में इतना ज़्यादा प्रेशर ना आए। ठीक बात। तो वो एक बैठ करके उसका डिसाइड हुआ कि उसमें उसके खाने में मेनू क्या होना चाहिए और उसका मिनिमम चार्जेस क्या होना चाहिए और इसमें बटोही ने बहुत हमारा सहायता भी की और बाद में उसको जो है परमिशन भी मिला। फिर धीरे धीरे होम क्वारंटाइन शुरू हुआ। IMA ने इस फेज में हर तरीके से सभी डॉक्टरों को और साथ में सोसाइटी को पूरी तरीके से बचाने की पूरी कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जरूर है कि 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है शायद इसी प्रिपरेशन के लिए है। बिल्कुल। और इस प्रिपरेशन में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोगों में से किसी को कोई आदत नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं थी। उस 3 महीने में इस चीज को दिमाग में फीड किया गया कि नहीं, इस बीमारी का सिर्फ यही बचाव है कि आप फेस मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और सैनिटाइजेशन करिए। आज की डेट में देखा जाए तो 100 नहीं तो मैं कह सकता हूँ 80% लोग इस चीज को फॉलो करते हैं और वो उसी की वजह से बच रहे हैं लोग। देखिए डॉक्टर साहब, दैनिक रोजमर्रा में जैसे हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जी, अब आदमी घर से बाहर निकलेगा तो मोबाइल फोन मतलब उसके दिमाग में बस गया है। उसी तरह से आप देखिए मास्क और सैनिटाइज करने का जो भी संसाधन है वो एक लेके चलने की आदत बन गई। और आप एक युवा सचिव के तौर पे IMA के हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जाहिर तौर से जिस ऊर्जा के साथ आप अपनी बातों को बता रहे हैं वो अगर जिस तरह से आपने किया है वो बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। डॉक्टर साहब, आप एक युवा हैं, सबसे पहले मुझे बताइए कि IMA में और किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या अपनी सोच है, आप IMA को कहाँ देखते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? देखिए सर, ऐसा है कि IMA रायबरेली जो ब्रांच है जी, उसको अभी हम लोग एक सबसे जो हम लोगों ने अभी पहले हमारी कुछ बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम थी जी, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिनोवेट किया और बढ़िया एक हमारा IMA भवन अब तैयार हो गया है जी। हमारा एक टारगेट रहा है शुरू से कि ब्लड बैंक लाने के लिए और ब्लड बैंक ऐसा ब्लड बैंक हो जिसमें कि हमें हर तरीके का ब्लड का कंपोनेंट मिले जी। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरा होल ब्लड मिलता है, हमें क्या चाहिए, PRBC चाहिए, WBC चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो वो चीज सोच करके हम लोग लगे हुए हैं और इसके लिए बहुत पॉजिटिवली बात चल रही है। अच्छा। और होपफुली कि हो सकता है कि अगले साल तक आपको ये खुशखबरी मिले कि हम एक IMA भवन में एक ब्लड बैंक शुरू करें और वो फुल्ली मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक क्राइटेरिया होता है ब्लड बैंक चलाने का अच्छे से सेंट्रलाइज करके उस तरीके से हमारा प्लान है। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग कंपोनेंट की बात आपने की, प्लाज्मा की बात की। लोग देखिए बड़ी संघर्ष में जब किसी के घर का कोई बीमार होता है जी, और उसको ब्लड की जरूरत होती है तो देखिए आप क्या स्थितियां उत्पन्न होती है। अगर इस तरह की सोच, सकारात्मक सोच IMA की, तो मैं सलाम करता हूं। ऐसे जो लोग इस टीम पे आप जैसे सक्रिय सदस्य जिस तरह से लगे वो अपने आप में बहुत बड़ी कोशिश करें। डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे बताइए, कोरोना की बात हमने की जी, आप एक संस्थान को चलाते हैं और आपके बारे में जो प्रचलित है कि आप बहुत ही कम पैसे में, एक तरह से अगर मैं कहूँ सीधी सीधी बात करता हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जब उसके साथ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो बहुत घबराते हैं लोग डॉक्टर के पास आने में। लेकिन आपके बारे में प्रचलित है कि बहुत कम पैसे में आप इलाज करते हैं। क्या सोच है इसके पीछे आपकी?
सर ये तो ठीक है, एक्चुअली में देखना पड़ता है कि किसी भी सर्जरी का जो एक फिक्स हम लोगों ने मापदंड, हमारी जो रायबरेली ऑर्थोपेडिक क्लब है, जी 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 हाँ, हम ये क्लब लोग के बारे में मुझे जी, बताइए, जी, क्योंकि जी। ये जो आपने बताया मुझे अभी, हम लोग ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे, जी, जी। तो आपने क्लब की स्थापना की जी, बात जी, की, वो जी। मैंने आज तक नहीं सुना था। जी, जी, जी। आपने कहा कि हम लोगों ने क्लब बनाया ऑर्थोपेडिक सर्जन का, तो वो बताइए उसके बारे में। जी देखिए, ऐसा है कि ये हम लोगों ने लगभग 5 साल हो गए जी हम लोगों ने रायबरेली ऑर्थोपेडिक क्लब, हमारे जितने आर्थोज हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, जी उनको मिल करके हम लोगों ने एक क्लब बनाया और उस क्लब में जितने भी सर्जन हैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग मंथली जो है उसमें साइंटिफिक प्रोग्राम करते हैं, केस प्रेजेंटेशन करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और हमारे दूसरे के बीच में जो दूरियां थी वो अब बहुत कम हुई। और जो इस क्लब में हम लोगों ने ये, जैसे आपने बताया सर्जरी के विषय में, तो एक फिक्स रेट डिसाइड किया गया। एक दिन बैठ करके होता क्या था कि डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन के लिए एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आवश्यक है। सपोज करिए कि मैंने किसी भी सर्जरी के लिए कुछ पैसा बताया और वो दूसरे सर्जन पे जा करके वो कुछ पैसा बता रहा है, तो क्या होता, उसी समय हो सकता है कि मैंने ज्यादा बताया हो लेकिन उस सर्जन ने कम बताया हो। तो उससे क्या हुआ कि उस पेशेंट के दिमाग में तो ये भावना आ ही गई है कि डॉक्टर साहब ने हमसे ज्यादा पैसा बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को कम करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं कि मैं हूं तो मैं ही हूं, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग हैं, ठीक बात। तो ये हुआ कि एक इस सर्जरी का हम लोग ये चार्ज करेंगे, इस सर्जरी का हम लोग ये चार्ज करेंगे, इस सर्जरी का ये चार्ज, बैठ करके जितने रायबरेली के ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उन लोगों ने डिसाइड किया। तो उसमें यह हुआ कि इससे कम कोट नहीं करना है किसी को, क्योंकि एक अगर आप क्वालिटी वर्क देना चाहते हैं तो उसके खर्चे मिनिमम इतने आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, इसी चीज को लेकर के ये हम जो ग्रुप में डिसाइड हुआ तो वही बोला जाता है और उसका जैसे मार्केट में आता है वो अलग जाहिर सी बात। डॉक्टर साहब आपने कहा कि भाई देखिए, अगर कोई चीज लगनी है आपके पैर में, जी जी जी, है ना, अगर आपका घुटना समझिए कि आपको बदलना है, जी, या जी। कुछ भी कोई भी चीज है, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो तो आप बाहर से ही मंगाएंगे जी, और जी, लगाएंगे। जी। तो अगर उसका कोई फिक्स सिस्टम है तो उससे क्या होगा कि जो आम आदमी है, आम जनमानस है, हाँ। देखिए अगर आप कोई लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है, तो कई तरह के संघर्ष, जी, जी। खाने का संघर्ष, रहने का संघर्ष, मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अपने जब शहर में रहता है और कंफर्टेबल जोन में रहता है तो उसको बहुत राहत भी मिलती है। और इस तरह का प्रयास आप कर रहे हैं तो वाकई में एक सकारात्मक और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जी, बताइए। कि हमारे क्लब ने पहले साल बना, दूसरे साल हम लोगों ने नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस की रायबरेली में। अच्छा। और बाहर से स्पीकर्स है और बहुत अच्छा हमारा वो रहा। दूसरा 2 साल हम लोग लगातार बेस्ट ऑर्थोपेडिक क्लब का अवार्ड भी जीते हैं। अच्छा, क्या बात है, वाह। तो ये कहाँ होता है ऑर्थोपेडिक वाला प्रोग्राम? हम मतलब एक कहीं पर भी हम लोग बैठते हैं, उसमें केस डिस्कशन होता है। अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आपके द्वारा अभी बहुत सारे ऑपरेशंस भी ऐसे किए गए, सफल ऑपरेशन, जो यहाँ पे नहीं होते थे। जी जी जी। लोग ये तो बेंगलोर जाते थे, बड़े बड़े शहरों की बात करें तो लोग जाते थे वहाँ पे। इस भ्रांति को खत्म करने के बारे में क्या सोचते हैं आप? आपने खत्म किया है जी। और कौन कौन से केस किए, मुझे बताइए। देखिए, शुरुआत में जब मैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, हिप कूल्हा प्रत्यारोपण, वो रायबरेली में मैंने सबसे पहले शुरू किया। अच्छा। उसके बाद लिगामेंट सर्जरीज जो होती हैं, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज, वो भी यहाँ पे मैंने शुरू की। और अभी पिछले साल से नी रिप्लेसमेंट भी शुरू किया। अच्छा। और उनके चार्जेस बाहर के चार्जेस से बहुत कम है। वो क्या होता है कि जो सिटी के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं उससे उनको कम से कम 2 गुना कम लगेगा हमारे सर में। लेकिन जो इम्प्लांट यूज होता है, जो क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट है, वो सेम रहती है। चाहे वो अब लखनऊ में कराएं या दिल्ली में कराएं या बेंगलोर में कराएं। तो हमारे यहाँ ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले और उस चीज़ के लिए हम आगे और भी प्रयास कर रहे हैं कि ये जितना से ज़्यादा हो उतना बेनिफिटेड लोग हों। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए हर समय क्या हर सेकंड नई टेक्नोलॉजी बदल रही जी है, जी जी जी। तो आज के समय में सबसे ज़रूरी कि आप अपडेट कितना है। जी जी जी। तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपने इसकी शुरुआत की है तो आपको हरदम अपडेट रहना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्रैक्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मुझे लगता है। मैं तो एक एज ए पत्रकार आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी जी। और आप डॉक्टर हैं, इसलिए आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जी जी। तो मुझे बताइए कि कितना अपडेट रहते हैं आप, कैसे करते हैं, कैसे समय निकालते हैं आप इसके लिए? देखिए सर, ये तो जुनून है जी। और अगर कुछ सीखना है तो कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ तो इसका मतलब मैं हूँ तो काम हो रहा, नहीं हूँ तो जीरो है। लेकिन फिर ये सोचना पड़ता है
कि अभी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो उस फेज में जनरल हमारी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं सब में तो नहीं, कुछ चुनिंदा जो हमारी हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, केस प्रेजेंटेशन करते हैं रायबरेली में, लखनऊ में और इवन हर जगह हम लोग इस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि अपडेट रहते हैं। अभी तो नहीं तो जनरली साल में 5, 6, 7, 8 इस तरीके से कॉन्फ्रेंसेज ज्वाइन करते हैं, उन्हीं से अपडेट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कैडेवरिक वर्कशॉप्स होती हैं बेंगलोर में चलती हैं, वहाँ ज्वाइन करते हैं जी। इवन बाहर भी जा करके कैडेवरिक वर्कशॉप्स की। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भारत के प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि डिजिटल भारत अभियान का जो लक्ष्य था वो इस कोरोना काल में बहुत काम आया। जी जी जी। अभी आपने बताया कि आप आईएमए के सचिव के तौर पे आपने जब जितना काम किया, मतलब एक अगर कहा जाए तो एक पूरी शिद्दत के साथ जिस तरह से आपने काम किया, उसमें ये डिजिटल भारत अभियान बहुत काम आया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आया। और अभी आपने कहा कि भाई 5 से सेमिनार होते थे आपके साल भर में, अब वेबिनार होने लगे। जी बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के सपने को आप, क्योंकि आप एक कुशल डॉक्टर हैं और आप भी एक तरह से भगवान के तौर पे डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है और जो भी पेशेंट आते हैं वो आपको एज ए भगवान के तौर पे मानते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमको ठीक कर दें। और इस कोरोना काल में कैसे देखते हैं आप डिजिटल भारत अभियान को, कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए सर, इसने चेंज तो किया है सब कुछ जी। और डिजिटल क्लिनिक का जो पैटर्न आया हुआ है जी, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं जी। अभी ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से हुए हैं, बट इसको पूरा कैशलेस इवन मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम हो सकता है वो डिजिटल के माध्यम से ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल का जो प्रिस्क्रिप्शन है और पैसे का जो लेना देना है और पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना है व्हाट्सएप के थ्रू, वो चीज़ें धीरे धीरे हम लोग उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक ब्रांच में हम लोग सब कुछ एक साथ पूरा सब कुछ डिजिटलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमको पेशेंट के साथ रहना पड़ता है। जी, जी। बट ये डेफिनेटली है कि इन कोरोना पीरियड में बहुत चीज़ें हम लोगों को सिखाई हैं। सबसे पहला तो जो प्रधानमंत्री का ही सबसे जो चहीता प्रोग्राम है स्वच्छता का, बिल्कुल। वो सिखाया कि स्वच्छ कैसे रहें, और दूसरा ये डिजिटल का जो आप बता रहे हैं इसके लिए हम लोग सीख रहे हैं और आगे दूसरी जो हमारे पीछे जितने लोग हैं वो भी इस चीज़ को सीख। डॉक्टर साहब, अच्छा एक लीक से हटकर सवाल है जी कि जब आप किसी संस्थान के मुखिया के तौर पर होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं आपके कंधे पर, और आपका जो अपना मेंबर्स होते हैं जो आपके साथ में जुड़े होते हैं, इस कोरोना की स्थिति में जब लोग डरते हैं किसी के पास में जाने से, तो एक डॉक्टर का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है हॉस्पिटल जब आप लोग के खुल गए हैं। जी जी। तो कैसे संभाला आपने अपने जो आपके साथ के लोग हैं, और उनकी भी आवश्यकताएं थी, 1 महीने 3 महीने आपका भी हॉस्पिटल बंद हो गया तो आर्थिक चीजें सब गड़बड़ा गई, पूरी गड़बड़ हो गई, सबकी गड़बड़ हो गई। बिल्कुल सर। तो कैसे संभाला आपने एक मुखिया होते हुए इस पूरे परिवार को अपने? देखिए सर, ये फाइनेंशियल जो लॉस था इसको मैं था, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं देखा जी, क्योंकि जो हमारे साथ 24 आवर बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिल्कुल, उनके लिए सोचने की भी अब छोड़ दिए हैं कि अगर है उसको कुछ प्रॉब्लम तो हमको पूरा फेस करना है और उतनी शिद्दत के साथ करना है जी। क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, हम तो ऐसा समझते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारा कर्मचारी जितना लॉयल हमारे साथ रहेगा तभी हम उतना आगे बढ़ सकते हैं जी। अभी हमारे एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव भी हुआ था कुछ समय पहले, तो उसको रेयान ले जाना चाह रहे थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ बटोई में, वहां पर रहो जा करके। अच्छा। 10 दिन पूरा हमने कैश डिजिटल ट्रांसफर किया और वो वहां पर पूरा रहा। तो हर एक स्टाफ को जो सैलरी मिल रही थी वो इसको इक्वली सब कुछ दिया जा रहा था जी। और एक चीज़ ये भी बताऊं कि कभी ज़रूरत पड़े कि आज बेटा थोड़ा चले आना, थोड़ा काम है, तो कभी लड़के बोलते नहीं है कि सर नहीं आ पाएंगे। तो सर ये चीज़ें कभी मिल नहीं सकती और इसलिए इसमें कुछ सोचना नहीं है। परिवार का प्रेम देंगे डॉक्टर साहब तो जाहिर सी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर आप उनकी बातों को समझते तो वो आपकी बात कभी, बिल्कुल, अगर एक फैमिली लेकर चलते हैं आप, मुखिया के तौर पे चलते तो बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं और आप उसको अगर पूरी करते पूरी शिद्दत के साथ में तो लोग भी आपके साथ में होते हैं। और आपके बारे में जैसा लोग कहते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग जुड़ेंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर। और मैं तो कहता हूँ कि अगर डॉक्टर केवल बस इतना ही करें कि अपने मरीज को थोड़ा सा
बूस्ट कर दें कि नहीं मैं तुम्हारे साथ में, तो बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे भी डॉक्टर साहब ठीक हो सकती हैं, हालांकि आपकी हड्डी की जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन दर्द भी आज पेशेंट का बंद हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए अपने सफ़र के बारे में कि आपने अपनी सफ़र को कैसे शुरू किया, क्या सोचते हैं आप, और आपके सपने का हॉस्पिटल क्या हो सकता है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी में हो सकता है। मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता कि अभी आप क्या करेंगे, लेकिन एक सोच जो है आपकी उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं पहले मैंने भोपाल से पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में कम से कम 4.5-5 साल मैंने काम किया वहाँ पर। अच्छा। और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में। और फोर्टिस नोएडा में एज ए नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी का पूरा फुल एक्सपोजर मुझे मिला। अच्छा। वहाँ से मैंने पूरा सीखा 2 साल कम से कम। 63 के पास? जी। अच्छा। और वहाँ पर आ करके फिर कुछ ऐसा ही हुआ, रैबरेली आए, और बस एक कुछ चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे सीखी अपने सीनियर से कि ऑनेस्टी के साथ काम करना है, नो चीटिंग, और पूरा फुल ट्रांसपेरेंट रहिए, सबसे पहला काम। तो वहाँ यहाँ पर आके काम किया, जो चीज़ होता था पेशेंट से बताया, उसकी वजह से पेशेंट्स मानते भी थे जी। और हमने यहाँ पर आते ही कम से कम 3 से 4 महीने बाद हिप रिप्लेसमेंट शुरू किया। और उसके बाद एक हम जो सब हमारी आर्थोपेडिक की सबसे एडवांस ब्रांच मानी जाती है आर्थोस्कोपी, जिसमें लिगामेंट्स रिपेयर होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे शुरू किया। उसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारे पास। फिर ये था कि नी रिप्लेसमेंट को भी करना, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक्सपोजर था और हम नहीं चाहते थे कि उसको जो है वो, तो वो भी यहाँ पर आकर के शुरू किया। पिछले साल अप्रैल से शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ओटी का एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा हमको और इम्प्रूव करना है। जी। और इसीलिए हमारा एक अपना हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि हम आपको इनवाइट भी करेंगे, 23 अक्टूबर को इनॉग्रेशन करेंगे। जी। उस पर हमने इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान दिया है। और हमारे सबसे रैबरेली की पहली ओटी होगी जो मॉड्यूलर ओटी सिस्टम में बनवा रहा हूँ। इसमें हम उन्हीं पेशेंट के, खासकर जिसके लिए आप बाहर जाते हैं, वो पूरी सुविधा है हमारे हॉस्पिटल में। और इस मॉड्यूलर ओटी सिस्टम का एक खास बात है कि इसमें जो इन्फेक्शन का जो लेवल होता है वो बहुत मिनिमम होता है। और खासकर नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी के लिए ये ओटी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था कि ऐसा करें तो हमको और अच्छा करना होगा। लोग बोलते थे कि इतना महंगा ओटी बनाने की क्या ज़रूरत है, बट हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं, और ना इसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज हमको लेना है। जी। बट ये है कि हमको एक अच्छा काम करना है, इसलिए हमने इस लेवल तक का उसको बना करके खड़ा किया, और आगे ऐसे ही और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, शानदार। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आपने जिस तरह से बताया कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में जी। एक नए कलेवर के तौर पे आप पूरी व्यवस्था के साथ में इस कोरोना काल की स्थिति में आप आ रहे हैं, जिस तरह से जी। वायरस मुक्त समाज अगर कहें तो आजकल वायरस का ही सबसे बड़ा डर है, और जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आपके सपनों का हॉस्पिटल है वो बहुत जल्द सामने आने वाला है। इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। S7 टीम की तरफ से आपको बहुत बधाई कि ईश्वर करे कि आप बहुत आगे बढ़े, और रायबरेली के आसपास के जो भी लोग हैं जी जिले के नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके पास में आए तो आप उनकी सेवा करें सच्चे मन से। एक चीज़ मैं सर और थोड़ा बोलना बिल्कुल बताइए। मैं अपने डॉक्टर्स जो इस कोरोना पीरियड में जी हमारे क्षति हुई है, बहुत ही दुखद, आज की डेट में हमारे 384 डॉक्टर्स की एक लिस्ट आई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया है। जी। उस चीज़ का मैं ज़रूर बोलूँगा कि हमारे डॉक्टर्स जो इस कोरोना पीरियड में जिनको शहीद बोलेंगे, उन्होंने हमारे इस समाज को बचाने में बहुत प्रयास किया। और एक संदेश में मैं से ज़रूर समाज को देना चाहूँगा, बिल्कुल, कि घर से निकलें तो बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, बिल्कुल, निकलें तो मास्क लगा के चलें, क्योंकि मास्क ही आपको बचा सकता है। और अगर खुदा न खास्ता आपको हो गया कोरोना तो डरने की बात नहीं है, इससे उबर करके आइए और फिर एक काम करिए, प्लाज्मा डोनेट करिए। बहुत बढ़िया, प्लाज्मा डोनेट करिए। KGMC में डोनेशन होता है, वो आपके वजह से, इस डोनेशन से और कई लोगों की जान बचाएगा। बस यही सर मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अपील की, और जाहिर सी बात है कि आपकी इस अपील को लोग समझेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे।
तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ में स्टूडियो से हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया अपना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो ये थे डॉक्टर मनीष त्रिवेदी जो सीधे हमारे साथ में लाइव जुड़े थे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष त्रिवेदी लगातार जिन प्रयासों की बात करें वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिस नई टेक्नोलॉजी के साथ में ओटी का विस्तार करने जा रहे हैं वो अपने आप में यहाँ के आसपास के लोगों के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी साबित होगा। S7 न्यूज़ चैनल के संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन उनको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।